हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राजस्थान 360 चैनल पर विच इज़ पावर्ड बाय अन अकेडमी। मैं विकास दादिच आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस सेशन में एज़ यूजुअल डेली आपकी जो यहां पर है 8 बजे क्लास होती है और ये क्लास आपकी जो है रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जैसे कि कल के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से आपको जो है प्रिपरेशन करनी है इस रीट के एग्ज़ाम के लिए। बाकी मैंने आपको कुछ अपडेट्स भी दी थी दोस्तों। जैसे कि आपकी पहली अपडेट थी कि आपके रीट का जो एग्ज़ाम का लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का उसको बढ़ा दिया गया है और उसको लगभग जो है 15 फेब कर दिया गया है दोस्तों। उसके अलावा लेवल 1 जो है इसके अंदर बीएड वालों को भी जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऐसा जो है जजमेंट जोधपुर हाईकोर्ट ने पास किया है। हालांकि देखिए अभी जजमेंट नहीं आया है, बट एक अंतरिम रोक लगा दी है कि भाई हाँ बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फाइनल जजमेंट के बाद में डिसाइड किया जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान 360 डिग्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले और अहम बात दोस्तों ये है कि अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन से जुड़िए एंड क्रैक आरपीएससी एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो क्या करना है इसके लिए दोस्तों, आपको जो है प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है जिससे आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी और वो भी आपको मिलेगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। सो दोस्तों, इट इज़ टाइम टू गेट सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत सारे लाइन में लगे हुए एग्ज़ाम्स हैं। ओके, सो गाइज, प्रिपेयर फॉर ऑल राजस्थान स्टेट एग्जाम्स विद इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म. Get plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educator. Now let me introduce you myself. My name is Vikas Dadich. I am a mentor and coach for RPSC and RSMSSB exams. I am an MA in B.Ed in English Literature, MA in Psychology, and I have cleared CTET and READ examinations recently. My teaching subjects are English, Rajasthan Art and Culture, and CDP. CDP stands for Child Development and Pedagogy. I have mentored around 5,000 aspirants and I am having 6 years of experience. और गाइज इसी के साथ में देखिए बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी दोस्तों। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में चैट कर सकते हैं, उनको क्वेश्चंस का स्क्रीन शॉट आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं और लाइव जो है आप अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलेगी दोस्तों। आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब हो गया दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस होता है पॉइंट टू पॉइंट कवर किया जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है दोस्तों एकदम बहुत अच्छी और बेस्ट हो जाएगी। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा दोस्तों आपको। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको जो है ACF के एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश आपको कवर करना है तो केवल विकास सर ही आपको यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाएंगे, नहीं। जितने भी एजुकेटर्स हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उन सभी का प्लस कोर्स आप देख पाएंगे दोस्तों। सभी की क्विज़ेस आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। सभी से आप अपने डाउट जो है वो क्लियर करवा सकते हैं डाउट सेशंस के अंदर, और आप ऐसे भी जो है डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अगर इफ़ यू ऑप्ट फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन देन व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस एंड रिविजन सेशंस, लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर। यू कैन लर्न एनीवेयर एनी टाइम। सो गाइज, अपनी पसंद के सभी शिक्षकों के साथ आप अपने मोबाइल और लैपटॉप में किसी भी समय किसी भी जगह जो है आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कोई लाइव वीडियो स्किप कर देते हैं या मान लीजिए आप कहीं बिजी इंगेज हो जाते हैं और आप लाइव क्लास अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आप जो है उसको रिकॉर्डेड क्लास के तौर पर भी देख सकते हैं, और जितनी बार आपको देखना उतनी बार, ऐसा नहीं कि एक बार ही देख पाएंगे। और दूसरी बात दोस्तों कि जो भी आप क्लासेस देखते हैं प्लस कोर्स के अंदर, उस सभी क्लासेस का आपको PDF नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? PDF नोट्स मिलेंगे। और प्रत्येक जो चौथी क्लास होती है दोस्तों वो डाउट क्लियरिंग सत्र है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत बार क्या होता है कि हम जो है डाउट वगैरह पूछ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा जो है स्कीम बना रखा है कि फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ, सेकेंड लेसन कंप्लीट हुआ, थर्ड लेसन कंप्लीट हुआ, फोर्थ में आपका डाउट क्लियरिंग सेशन आएगा ही आएगा। चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, सभी सब्जेक्ट में ये लागू होता है। ठीक है, उसके अलावा और आपको क्या क्या मिलता है देखिए दोस्तों, और आपको जो है यहाँ पर अगर हम बात करें फ्री प्लान की, फ्री प्लान का मतलब ये हो गया दोस्तों कि स्पेशल क्लासेस जिनके बिल्कुल भी रुपए नहीं लगते हैं दोस्तों, तो आपको स्पेशल क्लासेस भी अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो भी आपको अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर फ्री क्लासेस मिलती है, जिनको स्पेशल क्लासेस के नाम से जाना जाता है। वो भी दोस्तों 500 प्लस डेली लगती है और वो भी लाइव क्लासेस।
और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलते हैं वहाँ पर। वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलता है आपको, फ्री लाइव क्विज मिलती है जिसमें लगभग 20,000 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। डेली T20 लाइव क्विज भी मिलती है दोस्तों, जिसमें 20 क्वेश्चंस मिलते हैं और आपको टाइम मिलता है 20 मिनट। इंडिया के 50+ टॉप जो एजुकेटर्स हैं उन सभी से आपको ये लाइव जो कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भी आपको मिलता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ फ्री की बात करें दोस्तों, ACF के एग्ज़ाम नज़दीक है तो ACF का रिवीजन का एक बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है और इस फ्री रिवीजन कैंप को हमने ब्रह्मास्त्र नाम दिया है दोस्तों। तो इस ब्रह्मास्त्र या फिर आप कह दीजिए पैनिशिया, इस कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन एंड राजस्थान इकोनॉमी, साइंस, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। इन सभी की टाइमिंग फिक्स है दोस्तों। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे आपको थ्योरी रिवीजन मिलेगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपको MCQ प्रैक्टिस मिलेगी। 25 डेज का फ्री रिवीजन कैंप है दोस्तों, तो इस कैंप को आज ही आप जो है ज्वाइन कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस कैंप में आपको मिलेगा डेली गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, रिवीजन विद थ्योरी एंड लाइव MCQ प्रैक्टिस, लाइव डाउट क्लियरिंग, लैंग्वेज इसकी रहेगी दोस्तों हिंदी और सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है इसमें कवर हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? सो गाइस, डाउनलोड द लर्निंग एप्लीकेशन नाउ टू वॉच दिस फ्री कोर्स। और आपको क्या करना है, कोड यूज़ करना है टू अनलॉक फ्री प्लान। मेरा कोड यूज़ करना है दोस्तों आपको VIK10, ये कोड आप यूज़ कीजिए और इस प्लान को जो है अनलॉक कीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये सब आपको कैसे करना है। आपको जो है दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। उसके बाद में आप जो है यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लिखेंगे, फिर आप यहाँ से स्टेट PSC के अंदर RPSC चूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ फ्री लाइव क्लासेस लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है लाइव क्लासेस देख सकते हैं। लेकिन किसी भी लाइव क्लास को देखने के लिए आपको यहाँ पर जो है इनवाइट कोड आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ पर आपको लिखना है VIK10। ये कोड जैसे ही आप लिखेंगे दोस्तों तो आपका अनलॉक हो जाएगा और आप फिर जो है फ्री लाइव क्लासेस देख पाएंगे। क्लियर एवरीवन? चलिए अब हम बात करते हैं कि आप बोल रहे हो कि सर बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्री क्लासेस भी मिलेगी प्लस क्लास भी मिलेगी, तो अगर फ्री में ही सब कुछ मिल रहा है तो फिर हमें पैसे देने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों देने चाहिए पैसे? तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, ओकेजनल PDF नोट्स मिलेंगे और लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन क्लासेस मिलेगी। लेकिन अगर प्लस क्लास की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं आपको, अनलिमिटेड PDF नोट्स मिलते हैं दोस्तों आपको, और ऑल डाउट्स सोल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और आपके सारे के सारे डाउट्स जो होते हैं दोस्तों टॉप एजुकेटर्स के द्वारा सॉल्व करवाए जाते हैं प्लस कोर्स के अंदर। ओके, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन कुछ बात कर लेते हैं। आपके जो अपकमिंग बैचेस जो है दोस्तों वो आपके 8 और 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 8 और 9 फेब से। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अभी आपके राजस्थान SI की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, तो राजस्थान SI की वैकेंसी का जो भी है 9 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, 4 महीने का कोर्स है। और उसके अलावा रीट की बात करें दोस्तों तो रीट के कोर्सेज जो है 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 मंथ्स का बैच है ये। RS का फाउंडेशन कोर्स जो कि 12 मंथ्स का है, विजय के नाम से है ये कोर्स, और ये 9 फेब से स्टार्ट हो रहा है। और आपका जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ रही है इसका भी क्रैश कोर्स है दोस्तों, जो 8 फेब से स्टार्ट हो रहा है और ये 2 मंथ्स का है। इसके अलावा और भी दोस्तों RPSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके भी जो है अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं, जैसे आपका 2nd ग्रेड हो गया, 1st ग्रेड हो गया, है ना। तो ये आप देख सकते हैं RPSC SI का बैच है जो 9 फेब से स्टार्ट हो रहा है और 30 जून को ये एंड हो जाएगा, जिसमें सरोज मिश्रा मैडम आपको हिंदी पढ़ाएंगी, मृत्युंजय शर्मा आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तुषार त्यागी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, GC जाखड़ आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, दिव्या मवानी आपको साइंस पढ़ाएगी और रिंकेश कुमार जो है दोस्तों आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो ये सारा का सारा सिलेबस जो है दोस्तों आपका कवर हो जाएगा। 9 फेब को स्टार्ट हो रहा है, 30 जून को ये एंड हो जाएगा, यानी 4 मंथ का ड्यूरेशन है इसका दोस्तों, 4 मंथ्स का। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान GK की बात करें फिर कॉलेज लेक्चरर के लिए, तो इसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो प्रियंका चौधरी मैडम पढ़ाएंगे, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान पॉलिटी जो है डॉक्टर तरुणा शर्मा मैडम पढ़ाएंगे। क्लियर एवरीवन? अगर हम बात करें RS बैच की, जो कि एक फाउंडेशन बैच है आपका, 9 फेब को स्टार्ट हो रहा है और 31 जैन तक आपका चलेगा, 31 जैन 2022 तक चलेगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आपके भीम सिंह जी है जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ज्योति नागपाल है
जो आपको इंग्लिश पढ़ाएगी। जीसी जाखड़ है जो आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे। चंदू जैन जो है दोस्तों आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर रघुवीर जी सर है और कपिल चौधरी सर, यानी सारे के सारे फेमस जो टीचर है दोस्तों राजस्थान के सारे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इनसे आप पढ़कर जो है आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बूस्टअप दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अब स्पेसिफिकली रीट क्लियर करने के लिए बात करते हैं दोस्तों। तो रीट क्लियर करने का रामबाण कोर्स जो है दोस्तों 8 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, जो कि 22 अप्रैल तक आपका रहेगा। और इसके अंदर दोस्तों दो आपके बैचेस लग रहे हैं, एक तो साइंस मैथ का हो गया और एक सोशल स्टडी का हो गया। सारी फैकल्टीज़ आपके सामने यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है। रिवीजन एंड पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, लैंग्वेज की हिंदी रहेगी और वीकली आपको क्विजेज मिलेगी दोस्तों। 3 मंथ का कोर्स है, तो 3 महीने का एटलीस्ट आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 3500 रुपये का। आपको मेरा कोड यूज़ करना है, यहाँ पर हैव अ रेफरल है ना, यहाँ पर आपको लिखना है VIK10। तो ये जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका 10% डिस्काउंट होकर 3150 रुपये हो जाएगा। और अगर आप RS या ACF की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो 12 मंथ्स का एटलीस्ट आपको लेना है, जो कि 7000 का है, लेकिन मेरा कोड यूज़ करेंगे तो 6300 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, यानी 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो यहाँ पर ये तो बात हो गई आपके प्लस कोर्स की पूरी। ठीक है दोस्तों, अब जो हम बात करने वाले हैं वो आज बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी की। किसकी बात करेंगे? इंग्लिश पेडागोजी की। तो चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो रीट एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली मैं ये लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पढ़ेंगे और उसके बाद में हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों के दोनों हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले दोस्तों। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ानी है उसके क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, लैंग्वेज क्या होता है, हमें बहुत बार ऐसा हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि जिसको इंग्लिश आती है तो उसको थोड़ा बड़ा माना जाता है, जिसको हिंदी आती है उसको थोड़ा कम बड़ा माना जाता है, और जो रीजनल लैंग्वेज बोलता है जैसे मारवाड़ी हो गया तो उसको सभ्य नहीं माना जाता है, सिविलाइज नहीं माना जाता है। बट अगर मैं आपको ये बोल दूं कि दोस्तों लैंग्वेज जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है सामने वाले व्यक्ति को समझाने के लिए होती है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपके इमोशंस क्या है, आपके आइडियाज़ क्या, आपके थॉट्स क्या है। लैंग्वेज सिर्फ इसी की तो काम की है। ये तो हमने बना दिया कि अरे यार उसको इंग्लिश आती है तो वो बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लैंग्वेज का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है और वो होता है सामने वाले को आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स को कन्वे करना। ओके, तो दोस्तों लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एट्सेट्रा। डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन इन द वर्ल्ड। बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वर्ल्ड में बोली जाती है, और लैंग्वेज एक मीडियम है, एक जरिया है जिससे कोई व्यक्ति अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, थॉट्स को और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है। ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन हाउ दीज लैंग्वेजेस ऑरिजिनेट। देखिए दोस्तों, मुश्किल है ये जानना कि ये लैंग्वेजेस जो है ऑरिजिन कैसे हुई, यानी ये लैंग्वेज बनी कैसे। लेकिन हाँ, इट इज़ बिलीव्ड, लेकिन ऐसा विश्वास है कि पीपल स्टार्टेड कन्विंग मैसेजेस थ्रू सिग्नल्स, पोस्चर्स एंड जेस्चर्स एटसेट्रा। लेकिन लोगों ने जो है अपने मैसेज यानी अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को जो है एक दूसरे के साथ में शेयर करने के लिए सिग्नल्स का यूज़ किया, जेस्चर्स का यूज़ किया, पोस्चर्स का यूज़ किया। ये लोगों ने शुरू कर दिया था। लैंग्वेज इज अ ह्यूमन सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजेस आर्बिट्रेरी सिग्नल्स सच एज वॉइस, साउंड्स, जेस्चर्स एंड रिटन सिंबल्स। लैंग्वेज एक ह्यूमन सिस्टम है दोस्तों, कम्युनिकेशन का, वार्तालाप का, जिसके अंदर क्या होता है? यूजेस आर्बिट्रेरी सिग्नल्स। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि भाई दो पक्षों के बीच में जो मध्यस्थता होती है उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी, यानी मध्यस्थता। तो ये एक जो है कम्युनिकेशन का सिस्टम है ह्यूमन का, यानी इंसानों का, है ना। इस सिस्टम के जरिए ऐसे सिग्नल्स हो गए जैसे वॉइस हो गया, साउंड हो गया, जेस्चर्स हो गए या सिंबल्स हो गए रिटन, इनके माध्यम से जो है एक दूसरे व्यक्तियों के बीच में मध्यस्थता बनती है, यानी आर्बिट्रेरी बनती है। तो ये जो है एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के काम आती है लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड साफिर, एडवर्ड साफिर ने क्या कहा दोस्तों? देखिए, लैंग्वेज इज प्योरली ह्यूमन एंड नॉन
instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of a system of voluntarily produced symbols. एडवर्ड साफे ने कहा कि देखिए लैंग्वेज जो होती है दोस्तों वो एकदम प्योरली ह्यूमन है, यानी इंसानों के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। और ये लैंग्वेज जो होती है आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए ही है, इमोशंस को कम्युनिकेट करने के लिए, डिज़ायर्स को कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। और ये जो लैंग्वेज है दोस्तों ये सिंबल से बनी है, यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम दोस्तों यहाँ बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक एक वर्ड का बहुत ही ज़्यादा महत्व है दोस्तों, इसलिए इसको ढंग से पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आपको इसको जो है बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको आराम से पढ़ रहे हैं, थोड़ा आपको ध्यान भी देना है, डिटेल के ऊपर भी ध्यान देना है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पुट हो सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, विशेषता। क्या हो गया, विशेषता। तो लैंग्वेज की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों कि लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। इट इज़ अ सोशल एक्ट, अ मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट टू कंट्रोल आवर अदर पीपल। लैंग्वेज एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी, इट इज़ अ मीन्स ऑफ नॉरिशिंग एंड डेवलपिंग कल्चर एंड एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशंस। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि एक भाषा की क्या क्या विशेषता होती है। देखिए भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि दोस्तों ये जो भाषा होती है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक वाइटल पार्ट है ग्रोथ प्रोसेस का। यानी लैंग्वेज ही एक ऐसा मीडियम है जिससे इंसान की ग्रोथ होती है, यानी इंसान जो है वो विकासशील होता है ना, उसका विकास होता है। सो दोस्तों लैंग्वेज क्या है, इज़ अ सोशल एक्ट, एक सोशल एक्ट है, यानी एक सामाजिक तरीका हम कह सकते हैं। मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल, एक ऐसा लैंग्वेज एक ऐसा तरीका है जिससे अपन दूसरे लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज से दोस्तों सोसाइटीज़ है, और इट इज़ अ मीन्स ऑफ नॉरिशिंग एंड डेवलपिंग कल्चर। और लैंग्वेज ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे हम जो है अपनी कल्चर जो है, अपनी संस्कृति जो है दोस्तों, अपना जो समाज है उसको अपन नॉरिश कर सकते हैं, है ना, उसको अपन डेवलप कर सकते हैं। और हमारे जो ह्यूमन रिलेशंस हैं इनको हम मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसीलिए लैंग्वेज प्लेज अ ग्रेट रोल, लैंग्वेज इज अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस वी कैन से। सेकेंड थिंग है दोस्तों, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिम्बल्स दैट आर एम्प्लॉयड टू डिनोट सम ऑब्जेक्ट्स, ऑक्यूरेंस और मीनिंग। लैंग्वेज जो होती है दोस्तों सिंबॉलिक होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं दोस्तों, उन वर्ड्स के मीनिंग भी होते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप सिंबल मान लीजिए। ऐसा लैंग्वेज में तो सिंबॉलिक होती है, मतलब अलग अलग सिंबल होते हैं। जैसे कोई लड़का है तो मैं उसे ही कहूँगा, कोई लड़की है तो उसमें शी कहूँगा। आगे आपको बात समझ में। तो इस तरीके से ये सिंबॉलिक है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ सिस्टमेटिक। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अमंग विच वन इज़ नॉट दी करेक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ऑफ अ लैंग्वेज। वहाँ पर आपको ऑप्शन दे देंगे कि लैंग्वेज इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, ऑप्शन नंबर सी। लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक, ऑप्शन नंबर डी। लैंग्वेज इज कंसिस्टेंट। तो आप वहाँ पर डी को चूज़ करेंगे कि लैंग्वेज इज़ कंसिस्टेंट। लैंग्वेज कभी कंसिस्टेंट नहीं होती है दोस्तों, लैंग्वेज जो है चेंज होती रहती है, कंसिस्टेंट नहीं कह सकते हम। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्री। लैंग्वेज आर्बिट्री होती है। बहुत सारे जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके बीच में क्या करती है, मध्यस्थता का काम करती है कि नहीं करती है। तभी तो अपन एक दूसरे के जो इमोशंस है, एक दूसरे के जो मैसेजेस है उनको अपन कन्वे कर सकते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकते हैं, रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं उनका। इसलिए हम कहेंगे लैंग्वेज जो होती है दोस्तों वो आर्बिट्रेरी होती है, यानी मध्यस्थ का काम करती है। लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। जी ऑफकोर्स लैंग्वेज जो होती है दोस्तों प्रोडक्टिव होती है और क्रिएटिव होती है। अगर कोई बंदा जो है उसमें कोई अच्छी क्रिएटिविटी है, या फिर वो मान लीजिए किसी भी चीज़ का क्रिएशन करेगा, कुछ भी करेगा दोस्तों, तो उसको जो है अपने मैसेजेस जो है कन्वे करने के लिए, इधर उधर बताने के लिए, या फिर किसी चीज़ को रेस्टोरेशन करने के लिए, या फिर मान लीजिए किसी चीज़ को प्रिजर्वेशन करने के लिए उसको लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। इसलिए हम कहते हैं लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। आज हमारे बीच में जो भी है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं लैंग्वेज जो पहले डेवलप हो चुकी थी उसी कारण है। अब मान लीजिए हमारे जो पूर्वज थे, अगर उनके टाइम लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होती, या फिर उनके पास में सिंबल्स नहीं होते मैसेज को कन्वे करने के लिए, या फिर जो हिस्ट्री है उसको लिखने के लिए दोस्तों, तो आज हमें क्या ज्ञान होता, कहाँ हम सीमित होते हैं, बताओ मुझे। आप सभी अच्छे से समझदार हैं, आप समझ गए होंगे व्हाट आई वांट टू से। नेक्स्ट देखिए गाइज, लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव।
जी हाँ, द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज कैन बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू अटरेंस नेवर हर्ड बिफोर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। देखिए दोस्तों, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव भी होती है। कैसे? देखिए, जैसे अगर मुझे जहाँ तक याद है दोस्तों, आज से 4-5 साल पहले डिक्शनरी में एक वर्ड ऐड किया था और वो वर्ड था अयो। क्या वर्ड था? अयो, ये वर्ड था। तो इसको जो है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के अंदर ऐड कर लिया गया, इंग्लिश की डिक्शनरी ने ऐड किया, ऑक्सफोर्ड ने, अयो। तो ये यहाँ पर साबित करता है कि लैंग्वेज जो होती है वो प्रोडक्टिव होती है और क्रिएटिव होती है। यानी सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग न्यू वर्ड्स प्रोड्यूस करती है लैंग्वेज, यानी अपने आप में नयापन लेकर आती है। तो आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, लैंग्वेज कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी दोस्तों। लैंग्वेज जो है चेंज होती रहेगी समय के अकॉर्डिंग, सोसाइटी की मांग के अकॉर्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। अब हम वहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों कि लैंग्वेज टीचिंग के क्या क्या एम्स होने चाहिए। इससे पहले एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज। पहली बात तो सर कि लैंग्वेज इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। सेकेंड थिंग इज लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक, एंड थर्ड इज सिस्टमेटिक, एंड फोर्थ इज लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी एंड प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। तो आपको ये सारे वर्ड्स याद करने हैं दोस्तों, ग्रोथ प्रोसेस, सिम्बॉलिक, सिस्टमेटिक, आर्बिट्रेरी, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। ये सारी की सारी जो है दोस्तों लैंग्वेज की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के क्या क्या एम्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला एम क्या होता है लैंग्वेज का? लैंग्वेज का सबसे पहला एम होता है कि कोई भी उस भाषा को समझे। अगर मैं आप लोगों के सामने हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो इंग्लिश है उसका एम यहाँ पर साबित ही नहीं होता है ना, कि नहीं? यही बात है कि नहीं, है ना? तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज, द फर्स्ट एम। सेकेंड वन इज एबिलिटी टू रीड अलॉन्ग विथ अंडरस्टैंडिंग। थर्ड वन is ability to express fluently and diversely using different skills. Ability to present or write view in a coherent manner. Ability to learn technological language used in teaching of other subjects such as music, computers or sports, etc. Ability to understand the scientific aspect of a language. Development of creative skills. Development of a learner's sensitivity towards national issues, cultural heritage and different aspects contemporary life. Okay guys, so here we are talking about the aims of language teaching. भाषा को पढ़ाने का उद्देश्य। देखिए दोस्तों, पहला उद्देश्य तो यही है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स लैंग्वेज, यानी ऐसी एबिलिटी डेवलप हो जाए कि सामने वाला जो स्पीकर है वो जो भाषा बोले उसको अपन समझ पाए। जैसे मान लीजिए आपका बॉस जो है वो इंग्लिश बोलता है, आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो अब आप इंग्लिश सीखेंगे तो उसका मेन एम क्या हुआ कि भाई जो स्पीकर है यानी आपका जो बॉस है वो जो भी कुछ कहे वो आप समझ पाओ। तो ये तो हो गया पहला। सेकेंड है दोस्तों एबिलिटी टू रीड अलॉन्ग विथ अंडरस्टैंडिंग। देखिए सेकेंड एबिलिटी क्या है, अगर हम बात करें हमारे स्कूल के अंदर 4th 5th 6th 7th स्टैंडर्ड तक बच्चे इंग्लिश पढ़ लेते हैं आसानी से, है ना। बट अगर हम ये कहें कि पढ़ने के साथ साथ में वो उसका मीनिंग भी समझ जाए, यानी पूरा उसको हिंदी में कन्वर्ट जो है ट्रांसलेट कर सके, पूरा समझ सके कि वो पैसेज या फिर वो जो भी आपका कंटेंट है उसमें क्या लिखा है, तो इसके लिए भी लैंग्वेज का ज्ञान होना आवश्यक है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस फ्लुएंटली एंड डाइवर्सली यूजिंग डिफरेंट स्किल्स। अलग अलग स्किल्स को यूज़ करते हुए लैंग्वेज को जो है फ्लुएंटली बोलना या डाइवर्सली बोलना, ये भी एक अलग बात है। जैसे अगर आप इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो बाद में फिर आप धीरे धीरे क्या सीखेंगे, एक्सेंट सीखेंगे। धीरे धीरे आपको थोड़ा नॉलेज होगा कि अमेरिकन जो इंग्लिश है उसका एक्सेंट इस तरीके से होता है, ब्रिटिश इंग्लिश जो होता है उसका एक्सेंट इस तरीके से होता है। ये आपको सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा। फिर आपको थोड़ा बहुत एक्सप्रेशंस भी पता चलेंगे कि भाई इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ा बहुत जो है एक्सप्रेशंस भी यूज़ होते हैं। क्या यूज़ होते हैं? एक्सप्रेशंस, है ना। जैसे आज अगर आप जो है किसी भी कॉल सेंटर में फ़ोन करेंगे, उबेर वगैरह के कॉल सेंटर में फ़ोन करेंगे तो वहाँ पर एक थोड़ा सा एक अलग स्टाइल मेंटेन किया जाता है इंग्लिश बोलने का। तो कोई भी लैंग्वेज हो दोस्तों उसके अंदर स्टाइल वगैरह सब कुछ आता ही है। जैसे हम सब हिंदी बोलते हैं लेकिन बहुत लोग हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, जिसके अंदर उनके शब्द वगैरह भी मतलब व्हाट शुड आई से प्रोनाउंसिएशन, क्या कहेंगे, प्रोनाउंसिएशन। तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके का होता है। उसके बाद में लिखा हुआ है दोस्तों कि एबिलिटी टू प्रेजेंट और राइट व्यू इन अ कोहेरेंट मैनर। मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में लिखने के लिए बोल दिया, आपको लिखने के लिए बोल दिया कि राइट
10 to 20 लाइन्स अवर वेमेन एम्पावरमेंट, ये टॉपिक है वेमेन एम्पावरमेंट का, लिखो इसके ऊपर। अब अगर आपको लैंग्वेज की अच्छी पकड़ होगी तभी तो आप आराम से और अच्छे से लिख पाओगे दोस्तों। अगर आपको लैंग्वेज की पकड़ नहीं होगी तो यकीन मानिए कि आप नहीं लिख पाएंगे ढंग से तो आप नहीं लिख पाएंगे बिल्कुल भी। इसीलिए दोस्तों आपको जो है यहाँ पर लिखना जो है वो आना चाहिए। लिखना इन द सेंस लाइक अगर आपको लैंग्वेज की पकड़ होगी अच्छी सी तभी आप जो है आसानी से लिख पाएंगे दोस्तों, अदरवाइज आप लिख नहीं पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल, डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर सेंसिटिविटी टूवर्ड्स नेशनल इश्यूज, कल्चरल हेरिटेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स कंटेम्प्रेरी लाइफ। देखिए दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव स्किल, अगर आप में कोई भी चीज़ की क्रिएटिविटी है ना, कोई भी चीज़ की क्रिएटिविटी है तो उसको पूरे देश को बताने के लिए या पूरे विश्व को बताने के लिए आपको एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप क्रिएटिव है तो कुल मिलाकर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो लैंग्वेज जो है आपको डेफिनेटली चाहिए कि अगर लैंग्वेज नहीं है आपके पास में तो आप दोस्तों जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर एवरीवन? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर्स सेंसिटिविटी टूवर्ड्स नेशनल इश्यूज, कल्चरल हेरिटेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स कंटेम्प्रेरी। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी लैंग्वेज आएगी जिससे आप जो है पूरे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, या पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग देश है उनका कल्चर आप जान सको, तो फिर ऐसी लैंग्वेज आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज के माध्यम से ही हो सकता है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको भी जो है लैंग्वेज टीचिंग के एम में डाल दिया गया। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी देश के कल्चर हेरिटेज के बारे में जानना है या फिर उनके जो नेशनल इश्यूज़ है उनके बारे में जानना है तो फिर एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। अभी आपने यहाँ पर क्या पढ़ा दोस्तों, एम्स ऑफ लैंग्वेज। अब आप पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैंग्वेज, अब आपने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की। लैंग्वेज इज अवर प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज़ द मेथड थ्रू विच वी शेयर अवर आइडियाज़ एंड थॉट्स विद अदर्स। लैंग्वेज जो होता है दोस्तों प्राइमरी सोर्स होता है कम्युनिकेशन का, बिना लैंग्वेज के आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, और इसी मेथड से हम जो है अपने आइडियाज़ थॉट्स को शेयर करते हैं अदर लोगों के साथ में। 3 फेजेस आपको याद रखने हैं दोस्तों, ये 3 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना दोस्तों। 3 फेजेस जो है दोस्तों ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, क्या क्या, जैसे प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन और उसके बाद में एडवांसमेंट। दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर आपको पूछ ले कि लैंग्वेज के ऐसे कौन कौन से फेजेस हैं, ठीक है, लैंग्वेज के ऐसे कौन कौन से फेजेस हैं जो ओनली लैंग्वेज के कारण ही जो है हो सकते हैं, मतलब लैंग्वेज का एक तरीके से हम बात कर सकते हैं इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट फेजेस दोस्तों ये प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन, एडवांसमेंट। आज अगर हम अपनी बात करें, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं दोस्तों, तो जैसे आपने सुना होगा राव क्या करते हैं दोस्तों, अपने इतिहास के बारे में जो है पूरा का पूरा लिखते हैं। अगर हम हमारी बात करें तो मेरा जो ख़ानदान है उसका 1750 वर्षों का इतिहास रावों के पास में लिखा हुआ पड़ा है। तो ये किस कारण संभव हुआ दोस्तों, ये लैंग्वेज के कारण हुआ, और इसी को प्रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, आज आपको पृथ्वीराज सिंह चौहान के बारे में पता है, महाराणा प्रताप के बारे में पता है, आपको 2-2 साल 10,000 साल पहले की घटनाएं आपको पता है दोस्तों, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिजर्वेशन के कारण हुआ। और प्रिजर्वेशन का कारण क्या हुआ, प्रिजर्वेशन के अंदर जो है पुराने टाइम में जो है पत्थरों पर इतिहास लिख देते थे, चित्रों के माध्यम से इतिहास लिख देते थे, यहाँ पे शब्दों के माध्यम से, कोई लैंग्वेज उस समय थी तो, है ना, इस तरीके से। ट्रांसमिशन दोस्तों, ट्रांसमिशन का मतलब हो गया आदान प्रदान। अगर आपको लैंग्वेज आएगी तभी तो आप ट्रांसमिट कर पाओगे, अगर लैंग्वेज नहीं आ रही तो ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे। जैसे आज जो है मैं आपको यहाँ पर लैंग्वेज के माध्यम से मैं आपको ट्रांसमिट कर रहा हूँ नॉलेज को, और आप ये नॉलेज सीख रहे हैं क्योंकि मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ वही लैंग्वेज आपको आती है। एडवांसमेंट दोस्तों, जो आज टेक्नोलॉजी विकसित है दोस्तों, हर देश जो है टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहा है दोस्तों, तो ये सभी के सभी लैंग्वेज की हेल्प से ही हो पाया। अगर आज आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं, मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं, यानी आपने एडवांस टेक्नोलॉजी का आप एंजॉय कर रहे हैं, वो आप सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज के माध्यम से कर रहे हैं। क्लियर? चलिए इसी के साथ में दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। स्टडी एंड यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट इन इंडिया as it is the most common foreign language. Everyone needs to learn the language in order to get in touch
ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। दोस्तों अगर आप अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल के साथ में अपडेट रखना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी बात करूँ मैं, अगर आपको आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर आपको बनना है तो आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। ये लैंग्वेज क्यों आनी चाहिए? जैसे अपन बात कर ले आर्मी की, चलिए आपको आर्मी ऑफिसर बनना है, आपको CDS का एग्ज़ाम देना है, NDA का एग्ज़ाम देना है, फिर उसके थ्रू आपका जो है SSB का एग्ज़ाम होगा, जहाँ पर आपकी लैंग्वेज को तो वैसे जज नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ पर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है दोस्तों, बट इंग्लिश आनी चाहिए। इसका कारण मैं आपको बता दूँ क्या होता है। जब आप पोस्टेड हो जाते हैं, आप मान लीजिए आप इन्फेंट्री में चले गए, आप पोस्टेड हो गए और किसी न किसी एक्टिविटी में आप चले गए जहाँ पर टेररिस्ट वगैरह को मारना करना कुछ भी है, ओके। अब मान लीजिए कि आप जो है इंजर हो गए, अब आपके जो है यू आर नॉट एबल टू होल्ड द वेपन, तो आप बैठे हैं और वेपन उधर पड़ा है, आपके पास में एक सिपाही पड़ा है, उसको वेपन दिख नहीं रहा है, आपने उसको बोला कि वेपन वहाँ पड़ा है, उसको समझ में नहीं आया, या कुछ भी मान लीजिए इस तरह नहीं कर पा रहे और आपको बताना है कि भाई टैंक के पास में पड़ा है, कहाँ पड़ा है। आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज बोली तब भी वो नहीं समझा। कारण ये था कि हो सकता है कि आप जो है वो दिल्ली से हो और सामने वाला जो सिपाही है वो तमिलनाडु से हो, मिजोरम से हो, मेघालय से ना, पंजाब से हो, केरला, कर्नाटका, कहीं से भी हो सकता है यार, नहीं आएगा समझ में उसे। अब आप समझ चुके होंगे कि आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोग रहते हैं, उनके बीच में अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो एक कॉमन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसी प्रकार से सभी देशों के बीच में अगर कोई भी चीज़ का रेसिप्रोकेशन होता है तो उसके लिए कॉमन लैंग्वेज होती है, और वो कॉमन लैंग्वेज दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज है। इसीलिए आपको ये लैंग्वेज आनी ही चाहिए। आई आपको बात समझ में? इसीलिए इस लैंग्वेज को पढ़ना बेहद इम्पॉर्टेंट है, इस लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे होगी आपको बात समझ में? चलिए अब हम जो है दोस्तों आगे बात करेंगे। आगे अपन आज बात यहाँ पर करने वाले हैं वो है आपकी प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के प्रिंसिपल क्या क्या होने चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है गांठ बांध लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं किसी को लैंग्वेज सिखाना तो सबसे पहले आपको जो है बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनके अंदर इंटरेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा। हमें पता है दोस्तों बच्चे जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी में किसी चीज़ का इंटरेस्ट होता है, किसी में किसी चीज़ का होता है, तो उसको आपको रीइंफोर्स करना है, उस इंटरेस्ट को और बढ़ाना है आगे, है ना। आप लोगों ने रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ी होगी स्किनर की, तो इस तरीके से बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन कर सकते हो। आप जो है स्टूडेंट्स बच्चों को जो है ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू आप जो है बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो देर आर अ लॉट ऑफ वे टू अट्रैक्ट द पीपल्स को अट्रैक्ट करने के बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों, तो आपको उन रास्तों को अपनाना चाहिए जिससे आप बच्चों को मोटिवेट कर सके और इंटरेस्ट को डेवलप कर सके। ओके, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग, पर्टिकुलरली इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। English resource and textbooks should be selected according to the interest and aptitudes of students. The teacher can arouse pupils' interest in a number of ways, and language learning can be made increasingly interesting. It can be done with the help of charts, pictures, flashcards, models, blackboards, sketches and other similar visual devices. Theory of imitation सबसे बेस्ट मेथड है दोस्तों, theory of imitation। इमिटेट करेंगे दोस्तों तब आप एक बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन सीख पाएंगे, आप वोकैब सीख पाएंगे दोस्तों, है ना। इमिटेशन से आप जो है पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके ऊपर आप मास्टरी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट है दोस्तों, वो कहते हैं कि एक छोटा बच्चा जो है वो लैंग्वेज को इमिटेट करके, यानी सामने वाले को इमिटेट करके लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मैनी साइकोलॉजिस्ट द चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। गुड स्पीच इज द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी। Imitation followed by intensive practice helps in the mastery of the language system. एक छोटा बच्चा होता है, अगर आप पेरेंट्स इंग्लिश बोलेंगे उसके सामने बोलो आप इंग्लिश, ज़्यादा तो मैं आपको क्या कहूँ, मान लो कि यार बच्चा जब समझदार हो जाता है तो दो साल का समझदार हो जाता है बच्चा लगभग, है ना। 2 साल से लेकर आप उस बच्चे को लगभग 6 साल तक मान लीजिए, 5 साल तक मान लीजिए, चलिए 2 साल से लेकर 5 साल यानी 3 साल उस बच्चे के सामने इंग्लिश बोल दीजिए आप, वो बच्चा बड़ा हो मतलब इंग्लिश बोलने लग जाएगा, उसको समझ में आने लग जाएगा इंग्लिश। और वो सीखता कैसे है? वो इमिटेशन की मदद से ही सीखता है।
तो दोस्तों थ्योरी ऑफ इमिटेशन है, ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है एज फार एज लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज इज कंसर्न्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है आपकी थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। लैंग्वेज लर्निंग अकॉर्डिंग टू पाल्मर इज एसेंशियली हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी acquire new habits. Teacher can make language pattern as habit through intensive platform practice in a variety of situations. In language learning, habits of speech, listening, reading, writing, correct pronunciation should be formed. देखिए दोस्तों, एक थ्योरी है हैबिट फॉर्मेशन की, यानी आदत बनाना। बच्चों की आदत बनाइए, स्पीच देने की आदत, रीडिंग करने की आदत, राइटिंग करने की आदत, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने की आदत। ऐसी आदत आप जो है डेवलप कीजिए बच्चों में, जिससे क्या होगा, काफ़ी मदद मिलेगी लैंग्वेज सीखने में। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज, प्रैक्टिस और ड्रिल कीजिए। बुक्स के अंदर बहुत अच्छी प्रैक्टिस वगैरह मिलती है, बुक्स में नहीं मिलती है तो आप उनको होमवर्क की तरह प्रैक्टिस दे सकते हैं। तो लैंग्वेज की प्रैक्टिस दीजिए, ड्रिल और प्रैक्टिस एक ही बात होगी दोस्तों, है ना। थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देखिए अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट, हर एक बच्चा जो है अलग बिहेव करता है, हर एक बच्चे में अलग कैपेसिटी होती है। आप उसको पहचानने की कोशिश करो और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ाओ। वैसे अगर हम बात करें इंडिया के क्राउडेड क्लासरूम्स की, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पर बच्चे कम होते हैं, 5 से 7 बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर एक टीचर आराम से इस चीज़ पर ध्यान दे सकता है। ओके, तो दोस्तों देखिए थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहता है। एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इन लैंग्वेज टीचिंग we have to keep in mind that learners possesses different abilities, different personalities and belong to different backgrounds, so stimulus need of every learner will be different. Teaching has to be done keeping in mind the individual's differences, problems arising out of it. The teachers should adopt different tact strategies and multiple approaches to make लर्निंग मीनिंगफुल। देखिए दोस्तों, प्रत्येक बच्चा जो होता है वो यूनिक होता है एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से अलग होता है। इन लैंग्वेज टीचिंग वी हाउ टू कीप इन माइंड, लैंग्वेज टीचिंग के अंदर हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा दैट एवरी लर्नर पोजेसेस डिफरेंट एबिलिटीज़, यानी प्रत्येक जो लर्नर होता है उसमें अलग अलग एबिलिटीज़ होती है, पर्सनैलिटीज़ होती है, और वे अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। किसी का फैमिली बैकग्राउंड एजुकेटेड पीपल्स का है, किसी का इलिटरेट पीपल का है, कोई इकोनॉमिकल वीक है, कोई इकोनॉमिकल स्ट्रांग है। सो स्टिमुलस नीड ऑफ एवरी लर्नर विल बी डिफरेंट। इसीलिए सभी बच्चों का जो स्टिमुलस होगा, यानी उनको जो आकर्षित करेगा, जो उद्दीपक होगा, वो अलग अलग होगा, है ना। टीचिंग हैज़ टू बी डन कीपिंग इन माइंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ। पढ़ाना जो है हमें उनको ये दिमाग में हमेशा अपने रखना है कि प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है, उनकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है। द टीचर्स शुड अडॉप्ट डिफरेंट टैक्ट्स, तो इसीलिए टीचर्स को अलग अलग जो है टैक्ट्स अपनाने चाहिए, स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए, मल्टीपल अप्रोचेस यूज़ करनी चाहिए टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल, ताकि लर्निंग को जो है मीनिंगफुल बनाया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर। देखिए मदर, यहाँ पर मदर टंग लिख दीजिए। मदर टंग को यूज़ करते हुए आप किसी को भी दूसरी सेकेंड लैंग्वेज जो है आसानी से सिखा सकते हैं। आप जो है स्टार्टिंग में उनको एक्सप्लेन कीजिए धीरे धीरे, उसके बाद धीरे धीरे बंद कर दीजिए इसका, यानी मदर टंग का यूज़ करना मिनिमाइज़ कर दीजिए। इससे बच्चों में अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ेगा, लैंग्वेज का आराम से सीख पाएगा, है ना। तो मदर टंग शुड बी sparingly and judicially used while teaching English. Of course, at an early stage, some explanation will have to be given in pupils' mother tongue, but at later stages, inputs from the targeted language in a simple graded manner can help in minimizing the influence of our mother tongue. यही मैंने आपको बोला अभी। Correlation with life. English should be practiced in everyday situation with which children can easily identify. This way meaning will be clarified and reinforced. देखिए दोस्तों, यहाँ पर reinforced थ्योरी जो है काम आती है को रिलेशन विथ लाइफ। आप कुछ भी सीखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आज एक वर्ड सीखा नी द ड का मतलब होता है आटा गूंथना। तो अगर अब इसका लाइफ में यूज़ करेंगे, लाइव यूज़ करेंगे, जैसे आज मम्मी माताजी जो है आटा गूंथ रही है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, हे मॉम व्हाट आर यू डूइंग। तो मम्मी बोलेगी, समझ में आ गया तो बोलेंगे नहीं, और मतलब तो जो भी मम्मी बोलेगी बच्चा सिखा सकता है मम्मी को कि मॉम यू मस्ट से आई एम नीडिंग द ड, आई एम नीडिंग द ड। तो इससे क्या होगा, इससे आप सीखोगे दोस्तों।
तो ये को रिलेशन विथ लाइफ, लाइफ के साथ में इसको को रिलेट करना जो है वो आसान रहता है लैंग्वेज को सीखने के लिए। थ्योरी ऑफ ऑरल अप्रोचेस, स्पीच मोटिवेट्स द लर्नर्स टू लर्न, स्पीच must precede learning and writing. Introduction to lessons should begin orally as learning to speak a language is always the shortest way to learning to read and write. देखिए दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना है तो हमें LSRW का रूल फॉलो करना पड़ता है। किसका? L मतलब लिसन, S मतलब स्पीक, R मतलब राइट, सॉरी रीड, एंड W मतलब राइट। लिसन यहाँ सबसे पहले आया है दोस्तों। तो ऑरल अप्रोच आपकी जो है सबसे ज़्यादा काम करेगी अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आप कोई भी लेसन अगर आप पढ़ा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा ऑरल ज्ञान दो उनको, थोड़ी सी इंग्लिश लैंग्वेज बोलो, है ना, इस तरीके से, तो सामने वाला आसानी से समझेगा और इस लैंग्वेज के अडेप्ट भी होगा। नेक्स्ट देखिए, थ्योरी ऑफ सेलेक्शन एंड ग्रेडेशन, आइटम्स ऑफ लर्निंग शुड बी प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ ईज, it should not be too rigid grading, there should be structural and vocabulary grading, essential vocabulary and basic structures of a language should be taught first। देखिए दोस्तों, अगर आप बात करें लैंग्वेज पढ़ाने की तो यहाँ पर करना क्या है, आपको बच्चों को आप वोकैब का नॉलेज दीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर्स का नॉलेज दीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी ग्रेडिंग कीजिए, उनके सिलेक्शन कीजिए, उनको मार्क्स दीजिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो आइटम जो होते हैं दोस्तों बच्चों को सिखाने के लिए कोई भी लैंग्वेज को, तो वो एक प्रॉपर ग्रेडेशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आपने सेंटेंस सिखा दिया फिर आप वोकैब सिखा रहे हो, एक ग्रेडेशन में होना चाहिए। पहले आप वर्ड्स सिखाइए, वोकैब सिखाइए, स्ट्रक्चर भी आप जो है एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलिए, इस तरीके से, यानी इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ चलिए, तभी आप जो है सीख पाएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैगजिम्स यूज्ड वाइल टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जब भी आप इंग्लिश पढ़ाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में, मैगजिम्स यानी अधिकतम जो है बातें उन जिनका आपको ध्यान रखना है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किन किन मैगजिम्स, मैगजिम्स का मतलब मुख्य बिंदु भी कह सकते हैं आप, ध्यान देने योग्य बात, ठीक है। तो किस किस का ध्यान देना है, देखिए दोस्तों आपको सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान देना है कि नॉन टू अननोन, टीचिंग शुड बी कैरिड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स नो ईदर इन देयर नेटिव लैंग्वेज और इन इंग्लिश। इट इज़ कंसिडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर शुड बी टॉट व्हेन द लर्नर हैज़ अ नॉलेज ऑफ नाउन्स। देखिए दोस्तों, हमेशा नॉन टू अननोन चलना चाहिए। जब भी बच्चों को आप पढ़ाओगे तो पहले उन चीज़ों के बारे में बात कीजिए जिनके बारे में बच्चों को पता हो, फिर आप उस और चलिए जो बच्चों को नहीं पता हो। जैसे मान लीजिए अगर आप क्लास में जाकर आप ग्रामर का फर्स्ट लेसन है और मैं आपको फर्स्ट लेसन में प्रोनाउन पढ़ा दूँ, आपको पता ही नहीं नाउन क्या होता है, मतलब नहीं है ना कुछ। पहले आपको बताऊंगा नाउन क्या होता है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोनाउन, और जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूँगा कि मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, नाउन के प्लेस पर जो वर्ड्स यूज होंगे उनको प्रोनाउन कहते हैं। तो आपके लिए क्या हो गया, नॉन टू अननोन हो गया, ठीक है। आगे आपको बात समझ में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यही बात है दोस्तों, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना। सिंपल थिंग्स एंड वोकैबुलरी शुड बी टॉट फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और वोकैब आइटम्स। By learning simple things, learners feel motivated and confident that would certainly help in better understanding of complex things। देखिए दोस्तों, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलिए। अब जैसे डांटने को स्कोल्ड बोलते हैं तो पहले स्कोल्ड बताओ, डायरेक्ट आप ऐसा मत बोलो कि डांटने को रिब्यूक बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली वर्ड यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलना है ताकि बच्चों को ईजी फील होगा तो बच्चे कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए 10 दिन पढ़ाना है, 10 दिन में से 5 दिन आपने बच्चों को वही पढ़ाया जो उनको पता है, तो उनको कॉन्फिडेंट आएगा कि अरे यार हमें तो सब कुछ आता है। फिर थोड़ा सा छठे दिन से आप थोड़ा सा टफ कीजिए, है ना, ऐसे करते करते टफ की ओर लेके जाइए, तो बच्चों में एक एडजस्टमेंट बन जाएगा, धीरे धीरे सामंजस्य जो है अपने आप को एक्लेमेटाइज कर पाएंगे अपने आप को। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, concrete things are real things which can be seen and felt by our senses. Abstract things can be just imagined. Teaching done with the help of correct objects last for a longer period, like a learner can imagine about a golden apple only if he has seen an apple। देखिए दोस्तों, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलिए। कंक्रीट का मतलब ये हो गया जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी पहले बच्चों को उन चीज़ों का ज्ञान दीजिए जिनके बारे में बच्चों को पता हो, जिनको वो देख सकते हैं, यानी आप एक एग्जाम्पल उनके सामने रख सकते हो लिवली, है ना। फिर आप एब्स्ट्रैक्ट की ओर चलिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। आपके नाउन 5 टाइप के होते हैं, जिसमें से आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये चारों नाउन कंक्रीट कहलाते हैं
और 5वां नाउन तो एब्स्ट्रैक्ट है ना। इन बातों का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एनालिसिस टू सिंथेसिस। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको सिंथेसिस का एनालिसिस करना है। व्हेन टीचिंग इज डन फ्रॉम डिटेल्ड टीचिंग टू समराइजिंग, वी गो फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इफ अ लर्नर इज टॉट डिफरेंट टेंसेस विद एग्जांपल्स, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इजीली। देखिए दोस्तों, एनालिसिस टू सिंथेसिस, बच्चों को जो है सिंथेसिस का एनालिसिस होना चाहिए, यानी बच्चों को पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के अंदर जो अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, वर्ड्स हैं, कहाँ पर किसको यूज़ करना है, ठीक है। इसलिए बच्चों को अलग अलग टेंसेस जो है वो सिखाए जाते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर हो रही है, बच्चों को स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग क्या आता है, क्या नहीं आता है ना। तो इसी को बोलते हैं एनालिसिस टू सिंथेसिस। इंडक्शन टू डिडक्शन दोस्तों, इंडक्शन टू डिडक्शन का मतलब यही होता है दोस्तों, क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, है ना, इजी टू टफ, इस तरीके से। इन इंडक्शन मेथड में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, पहले अपन एग्जाम्पल देते हैं, क्या देते हैं, एग्जाम्पल, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी एग्जाम्पल देने के बाद में अपन रूल की बात करते हैं। पहले एग्जाम्पल फिर रूल, तो इसको बोलते हैं इंडक्शन टू डिडक्शन। क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए पहले आप एक्सप्लेन कर दो, यानी पहले आप रूल बता दो और फिर आप जो है एग्जाम्पल्स बताओ, तो फिर ये वाला दोस्तों कहलाता है डिडक्शन टू इंडक्शन। ये वाला मेथड इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चलता है स्कूल्स के अंदर। चलिए देखिए दोस्तों, इन इंडक्शन मेथड वी गिव सम एग्जाम्पल्स फर्स्ट, देन try to reach on a conclusion. In deduction, first of all a rule is explained, then some examples are given. Teaching should always proceed from induction to deduction. Example, speak louder than language explanation. Such example can help the students learn much better the complicated concepts. Clear everyone? Next देखिए, next है आपका psychological to logical. While teaching, the interest, aptitude and capacities and difficulty level to the learner should be kept in mind. Vocabulary and sentence structure of a language should be taught keeping in mind the difficulty level of the learners, and then they could be arranged and explained in a logical manner. Psychological to logical दोस्तों, पहले आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चलना पड़ेगा, यानी बच्चों का इंटरेस्ट किस में है, बच्चों का एप्टीट्यूड कैसा है, बच्चों की कैपेसिटी कैसी है, इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को वोकैब सिखाओ, सेंटेंस के स्ट्रक्चर सिखाओ, धीरे धीरे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाओ। इस तरीके से बच्चों के साथ में साइकोलॉजिकली आपको पेश आना है। क्लियर। रिलेट फॉर्म टू मीनिंग एंड कॉन्टेक्चुअलाइज, बच्चों को किसी भी वोकैब का मीनिंग क्या है, उस वोकैब के मीनिंग का समझने के लिए बच्चों को कॉन्टेक्स्ट जो होता है सेंटेंस का या पैराग्राफ का, उसमें से उसका मीनिंग निकालना सिखाओ, है ना। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को हर एक वोकैब याद हो, हर एक वर्ड याद हो, तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी आप जो है वर्ड का मीनिंग निकालना बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ऑल क्लास एक्टिविटीज़ शुड बी मीनिंगफुल, वट एवर एक्टिविटी द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन, द स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉट दे हियर, से, रीड और राइट। टीच न्यू वोकेबलरी आइटम्स इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट में जो है आप बच्चों को नए नए जो है वोकैब आइटम सिखाओ। ये बात यहाँ पर हो रही है। क्लियर एवरीवन? तो चलिए, तो इसी के साथ में देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भी। आज के सेशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा पावर पॉइंट ऑन हो गया। ओके, देखिए दोस्तों, तो आज के सेशन के अंदर अभी आपके थोड़े से जो हम ये कहेंगे कि आपके टीचिंग जो मेथड्स है वो यहाँ पर बाकी रह गए, टीचिंग मेथड्स। तो अपन टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे दोस्तों। हाँ, इंसिडेंटल मेथड वगैरह है ना यहाँ पे, तो ये सारे मेथड पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये दोस्तों अपन कल वाले सेशन होगा, छोटा सा एक सेशन होगा जिसमें केवल अपन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके एवरीवन, तो चलिए, तो कल अपन इस मेथड को कंप्लीट करेंगे और आज के लिए इतना ही आप लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। और उसके अलावा मैं जल्दी आप लोगों के सामने 6th है और 7th है और 8th है, 8 तारीख वाली जो क्लास होगी दोस्तों, सॉरी 9 तारीख वाली क्लास, 9th ऑफ Feb, वो क्लास मैं आपके सामने लाइव जो है आने वाला हूँ। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ में जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर कोई भी आप कोर्स जो है बाई करते हैं, वहाँ पर मेरा कोड जो है VIK10 इसको डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा,
इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।